तो अनुनासिक निर्नुनासिक में कोई समस्या नहीं है। जिसमें मुंह और नाक दोनों से निकल रहा है वो अनुनासिक है। जैसे आपने कहा था इसको संवार देते हैं, संवार। और एक आपने कहा ये घुड़सवार है, तो केवल मुख से निकल रही। तो निर्नुनासिक में केवल मुख से, और अनुनासिक में मुख और नाक दोनों से। यह सवाल हम लोगों ने किया भी था, वहां भी कोई समस्या नहीं है। वृत्ताकार और अवृत्ताकार यानी ओष्ठाकृत में, इसमें भी समस्या नहीं है। अगर हम ये देख ले कि अवृत्ताकार, तो अवृत्ताकार में आ से शुरुआत कर लेना है बस, और पहुंच जाना है ए तक, ए तक। और वृत्ताकार में ओ औ उ औ उ उ ओ औ, ये 4 हो जाते हैं। हम लोगों ने नोट्स में शायद इसको पहले लिखा, वृत्ताकार वाले को। अवृत्ताकार नीचे है, ठीक है, इसमें भी समस्या नहीं है। थोड़ी सी समस्या जो आ रही है वो आ रही है संवृत में, अर्ध संवृत में, विवृत में और अर्ध विवृत में। धीरे 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 आत्मसात हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि उसके सवाल हमसे पीएस में या यूपीएस में पूछे ही, ना के बराबर हमारे सवाल हैं वहां पर। हमारे यहां यूपी टेट में तो नहीं ही है, सी टेट में है एक जगह, बाकी वो सब पूछे हैं बिहार वगैरह, तो बहुत उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर एक चीज हम लोग ये देख ले, जैसे समृत, समृत में बस ये रखना है कि सर्वाधिक बंद मुंह, संभव बंद मुंह, जितना ज्यादा बंद कर सकते हैं, उसके बाद फिर आवाज ना निकले तो वो समृत में आ जाता है। और सर्वाधिक खुला विवृत में आ जाता है। सर्वाधिक खुला। अब बाकी इसका अर्ध विवृत जो है, यानी इससे कम खुला, ये सर्वाधिक खुला, ये सर्वाधिक बंद। अब दोनों की स्थिति अर्ध संवृत अर्ध विवृत किसके बीच की है? अगर हम कहें कि इससे कम खुला तो आए और औ, इससे कम अर्ध विवृत में, अर्ध विवृत में कह रहे हैं। जब आप अर्ध समृत में आएंगे तो ए और ओ, ठीक है। अगर सबसे कम खुला, सबसे ज्यादा खुला, बाकी इस ये ज्यादा खुला और ये कम बंद वाला है, बस इतना है। नहीं आ रहा है, नहीं ध्यान में आ रहा, छोड़ दीजिए, धीरे 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 अपने आप आत्मसात हो जाएगा। अग्र में कोई समस्या नहीं है, अपने आप क्लियर है ना। पश्चिम में भी कोई समस्या नहीं है, हाँ सुदीर्घ में भी नहीं है। और यहां व्यंजन को अच्छे से देख लें, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष् व्यंजन, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, संयुक्त व्यंजन और द्विल, वहीं से सवाल आ रहे हैं। ये सवाल संस्कृत में जाके आपको मिलते हैं। वैसे भी स्वर का ज्यादा महत्व, इसीलिए री को हम नहीं रख रहे हैं, तत्सम शब्दों में ही है, तो बहुत उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। शब्द के आगे अब आज हम लोग थोड़ा सा एक आउटलाइन बना ले, पूरी हिंदी की बना ले, बहुत लिखना उठना नहीं, एक बार पूरी हिंदी की एक आउटलाइन बना लिया जाए कि कैसे कैसे करना है। आपने हमको बताया था शब्द ही पद हैं। जब वाक्य के साथ प्रयोग हो रहे हैं पद हैं, वाक्य के बाहर हैं शब्द हैं। राम कहे तो शब्द है, आप मेरे राम हैं पद है। पद में आपने जब शब्द ही देख रहे थे तो रूपांतर के आधार पर विकारी और अविकारी, विकारी का मतलब परिवर्तनशील, अविकारी का मतलब अपरिवर्तनशील। जिसमें परिवर्तन नहीं होगा वो अविकारी, और जिनमें परिवर्तन होगा वो विकारी। परिवर्तन का आधार क्या है? परिवर्तन का आधार है काल। काल माने समय। वह जाता था, वह जाता है, वह जाएगा। जाता था, जाता है, जाएगा।
परिवर्तन हो रहा है काल के आधार पर। दूसरा वचन के आधार पर, एक वचन और बहुवचन। अगर क्रिया एक व्यक्ति के द्वारा हो रही है तो एक वचन, एक से अधिक लोगों के द्वारा हो रही तो बहुवचन। हमारे यहां हिंदी में एक वचन और बहुवचन में दो ही वचन है। वह जाता था, वे जाते थे। वे जब बहुवचन हुआ तो बदल लिया उसने रूप। और लिंग के आधार पर भी बदलाव होता है। वह जाता था, राम जाता था, सीता जाती थी। यानी कि काल समय के आधार पर, वचन के आधार पर और लिंग के आधार पर जिन शब्दों में अथवा पदों में बदलाव हो सकता है या होता है वो विकारी हैं, और जिनमें नहीं होता है वो अविकारी है। विकारी के अंदर हम लोग संज्ञा को देखेंगे। सर्वनाम लिखना नहीं है, क्रिया और विशेषण। विशेषण संज्ञा का पर्यायवाची शब्द है नाम। अगर किसी भी वस्तु का नाम है तो वो संज्ञा है। ये भी संज्ञा, 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 सब संज्ञा, सब कुछ संज्ञा है। हम लोग बच्चों को पढ़ाते भी हैं, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि। इस पर कल चर्चा होगी। कब आदि लगाना है, कब इत्यादि लगाना है, कब आदि आदि लगाना है, कब इत्यादि इत्यादि लगाना है। कोई तो फार्मूला होगा, कोई तो नियम होगा, तभी होगा। कभी इत्यादि कभी आदि, ऐसे तो चलेगा नहीं, दोनों में अंतर है। इस पे कल चर्चा होगी। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं, लेकिन परीक्षाओं की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। इंग्लिश में 5 प्रकार के नाउन हैं, तो धीरे 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 वो यहां भी आ गया और अब इतना सर्वव्यापी हो गया है कि परीक्षाओं में भी पूछा जाने लगा है। कारण उसका यह है, भारतीय दर्शन में हम सब कुछ चेतन मानते हैं, हम जड़ कुछ नहीं मानते। हमारे यहां जड़ कुछ नहीं है। हम पत्थर में भी चेतनता देखते हैं, बशर्ते राम हो तो अहिल्या में बदलेगी। इसलिए हमारे यहां जड़ कुछ नहीं है, सब चेतन है, सब में चेतना है। किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में और कम, किसी में और कम, किसी में बेहद कम। और एब्सोल्यूट जो है, जो सबसे ऊपर है, परम परम मुनैर, वो है वही ऊपर वाला। लेकिन इंग्लिश में अपना अलग मानते हैं, पदार्थ अलग, जीव अलग। तो वो जीवित हो गए, वह जीवित हो गए, हम सबको जीवित मानते हैं, सब में चेतनता है। जीव से हम बहुत संबंध नहीं मानते, हम आत्मा को भी अमर मानते हैं। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। खैर, परीक्षा की दृष्टि से हम 5 प्रकार की संज्ञा के बारे में अपना पेपर देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी संज्ञा शब्द से किसी एक का बोध हो। हिमालय एक है, लेकिन आपने कहा पर्वत, तो सारे पर्वत आ गए, तो हिमालय चला गया जातिवाचक में, पर्वत चला गया जातिवाचक में, और हिमालय आ गया व्यक्तिवाचक में। नदी जातिवाचक, गंगा नदी, आलोक जी मनुष्य। जब समूह का पूरा बोध कर रहे हैं तो वो जातिवाचक हो गया, और एक का बोध करा रहे हैं व्यक्तिवाचक। अब जब अप्राकृतिक समूह बनता है, जैसे आप फौज बनाते हैं, पुलिस बनाते हैं, टीचरों का समूह बनाते हैं, छात्रों का समूह बनाते हैं, तो ये नेचर द्वारा बनाया नहीं, खुद बनाते हैं। यानी कुछ उसमें है जो मनुष्य का रोल है। जैसे नदी में मनुष्य का रोल नहीं है, नदियां हैं, पर्वत हैं,
मनुष्य है, गाय है, भैंस है, तो ये है। लेकिन जब आप सेना, पुलिस, छात्रों का हुजूम या शिक्षकों का हुजूम इस तरह की बात करते हैं तो इसको हम जातिवाचक के बजाय समूहवाचक में रख देते हैं। इतना छोटा सा अंतर है। जब वो प्राकृतिक रहेगा, नेचुरल है, तो जातिवाचक में डालना है। जब मैन मेड है, मनुष्यकृत है, तो समूहवाचक। और जितने भी पदार्थ है जिसको निर्जीव पदार्थ कहा जाता है, सोना, चांदी, पत्थर, दूध, दही, अब वो कहते हैं कि नहीं है, हम तो कहते हैं सब में भाई जीव है, दूध में तो हम जीव मानते ही हैं, दूध दही सब में मानते हैं। तो जितनी पदार्थवाचक ये पदार्थ हैं उनको द्रव्यवाचक संज्ञा अथवा पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। पानी है, दही है, दूध है, पत्थर है, सोना है, लोहा है, चांदी है, जो भी है सब पदार्थवाचक। तो ये हमारे 5 प्रकार की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक। एक बचा हुआ भाववाचक। दया, करुणा, हर्ष, विषाद, ये भाव है, भाव है। तो ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? संज्ञा है कि विशेषण है? और बुढ़ा इसमें कौन सी संज्ञा है? बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं सोचना है, बस एक काम करना है। जब भी भाववाचक संज्ञा और विशेषण बिल्कुल नजदीक है, अभी आगे हम लोग उसको सीखेंगे, बदलना सीखेंगे, एकदम नजदीक है, कुछ नहीं सोचना है, बस एक काम करिए। उस शब्द की पहचान के लिए विशेषण हमेशा या तो संज्ञा और या तो सर्वनाम के बारे में होता है। विशेषण जो होगा इसके बारे में होगा। तो जो भी शब्द है उसके बाद एक संज्ञा का प्रयोग करके देख लीजिए, अगर बन रहा है तब तो वह विशेषण होगा, क्योंकि 2 संज्ञा एक साथ काहे आएगी। जैसे भलाई करना, भलाई राम का, मनुष्यत्व हम सब का विषय है, वह बहुत चालू आदमी है। आदमी संज्ञा है, आदमी के लिए चालू विशेषण। लेकिन आप चाल आदमी है, चाल आदमी नहीं होता है, चालू आदमी। आदमी की चाल ठीक हो सकती है, चाल ढाल गड़बड़ हो सकती है, वो अलग मुद्दा है। तो हमेशा एक शब्द के, जो शब्द आपको कंफ्यूज कर रहे हैं उसके आगे एक संज्ञा लगा करके अगर बन जा रहा है तो संज्ञा के पहले विशेषण ही होगा, संज्ञा के पहले संज्ञा नहीं होगी। इस तरह से जैसे भला और भलाई, भला आदमी, भलाई आदमी ना, तो भला भला हो गया विशेषण और भलाई हो गई भाववाचक संज्ञा। मनुष्य और मनुष्यत्व, मनुष्य है संज्ञा और मनुष्यत्व है उसका विशेषण। तो जो इस तरह के प्रश्न आएंगे तुरंत लगा करके देख लीजिए। बाकी अभी आगे तो हम लोग पूरा परिवर्तन करना सीखेंगे, जात से भाव, भाव से जात, पूरा बदलना सीखेंगे। 5 संज्ञा। संज्ञा केवल आप जब डिनोट करते हैं तो एक या एक समूह को करते हैं।
लेकिन संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं सर्वनाम। सर्व माने सभी, नाम, नाम माने संज्ञा, सभी संज्ञा के लिए ये 11 शब्द हैं। यह, वह, कोई, क्यों, मैं, आप। मैं आपको आप कह सकता हूं, आपको आप कह सकता हूं, आपको आप कह सकता हूं, लेकिन मैं आपको अरविंद नहीं कह सकता। लेकिन आप सभी संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होगा। मेरा, मेरा देश है, चाहे जो बोले मेरा देश है, फ्रांस वाला भी बोले कि उसका मेरा देश है, लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि भारत मेरा देश है, वो बोलेगा फ्रांस मेरा देश है। लेकिन फ्रांस की जगह का मेरा का प्रयोग वो भी कर रहा है और भारत की जगह मेरा का प्रयोग मैं भी कर रहा हूं। तो मेरा, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, तुम, तू, आप, कोई, क्यों, ये सर्वनाम है। यह, वह, ये सर्वनाम है। 11 शब्द है टोटल, 11 शब्द हैं जो ये सार्वनामिक शब्द कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जो कुछ बताने वाला शब्द होता है वही विशेषण होता है। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो बताता है वही विशेषण होता है। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जो बताएगा वही विशेषण होगा। गाय काली है तो गाय के बारे में काला बता रहा है, तो काली हो गया विशेषण। वह लंबा है, लंबा बता रहा है, विशेषता बताता है। विशेषता का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है, निगेटिव भी होगा। विशेषता का मतलब हम लोग समझते हैं कि भाई विशेषता का मतलब पॉजिटिव भी, निगेटिव भी। तो संज्ञा सर्वनाम के बारे में जो शब्द बताएगा वो विशेषण होगा। और ध्यान यहीं पर एक चीज रखिएगा, अगर क्रिया के बारे में बता रहा है तो वह विशेषण नहीं है, वह अव्यय है। और अव्यय जब हम लोग अभी पढ़ेंगे तो इसमें एक अव्यय का प्रकार आएगा क्रिया विशेषण। जैसे राम तेज विद्यार्थी है, राम तेज दौड़ता है। अब दौड़ेगा नहीं, बंद कर दे, ऐसे देख लीजिए, अभी हम बंद कर दे रहे हैं। राम तेज विद्यार्थी है तो यहां तेज है विशेषण, लेकिन राम तेज दौड़ता है तो तेज यहां विशेषण नहीं है, अव्यय है, क्रिया विशेषण है। राम के बारे में तेज नहीं बता रहा है, दौड़ने के बारे में बता रहा है। इस तेज का राम से कोई लेना देना ही नहीं है। राम दौड़ता है, अब तेज और धीमा ये बता रहा है। बहुत सारा या बहुत ज्यादा जो भी लिखना चाहे, बहुत सारा धन है, धन है संज्ञा, धन के बारे में बता रहा है ज्यादा यानी सारा, ये है विशेषण। लेकिन जो बहुत लगा हुआ है ये धन के बारे में नहीं बता रहा है, वो सारा के बारे में बता रहा है। यानी ऐसे शब्द जो विशेषण के बारे में कुछ बताते हैं प्राविशेषण कहलाते हैं। नहीं, प्राविशेषण कहलाते हैं। राम लंबा है तो लंबा हो गया विशेषण। राम बहुत लंबा है तो बहुत का विशेषण नहीं है, बहुत है प्राविशेषण। राम से बहुत का कोई लेना देना नहीं है, लंबे से बहुत का लेना देना है। राम लंबा है, राम बहुत लंबा है। यानी विशेषण के बारे में जब कुछ बताएगा कोई शब्द तो वह प्राविशेषण कहलाएगा।
देखिए सर, आपने हमको बताया था कि जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद कहलाता है। ऐसे ही जब संज्ञा सर्वनाम का जो शब्द विशेषता बताएगा वो विशेषण कहलाएगा, और उसी समय संज्ञा सर्वनाम विशेष्य कहलाएगा। संज्ञा सर्वनाम कोई अलग चीज नहीं है, विशेष कोई अलग चीज नहीं है। यही संज्ञा सर्वनाम के लिए जब विशेषण के कॉन्टेक्स्ट में बातचीत होगी तो यह विशेष्य हो जाएगा। जिसकी विशेषता बता रहा है वह विशेष्य है, धन विशेष्य है, राम विशेष्य है। राम लंबा है ना, तो राम विशेष्य है। राम वैसे तो शब्द है, वाक्य में आया तो पद हो गया, विशेषण के साथ आया तो विशेष्य हो गया। घर में थे, मां के सामने उसके बेटे थे, अपने बेटे के सामने खड़े हुए तो पिता हो गए, यहां आए तो शिक्षक हो गए, रूप बदल रहे। लेकिन कौन है सामने यह देखना पड़ेगा। अगर विशेषण है तो यह विशेष्य है, पद की चर्चा हो रही है तो यह संज्ञा या सर्वनाम है, और वाक्य के बाहर है तो यह शब्द है। मुझे लगता है ठीक है। बहुत सीरियस है सर, कुछ ठीक है, तो मजा दे रहा होगा। विशेषण कितना अच्छा है, कुछ बोल दीजिए संज्ञा के बारे में। आप बहुत अच्छे हैं तो अच्छे विशेषण, लेकिन बहुत प्रविशेषण। और आप कौन है, विशेष्य है। आप ही के बारे में तो हम बोल रहे हैं, आप हैं विशेष्य। वैसे आप हैं सर्वनाम, और वैसे आप कुछ नहीं है, शब्द हैं। जब बाहर थे तो शब्द, वाक्य में आए तो पद, और जब विशेषण विशेष के साथ आए तो आप हो गए विशेष्य। कुछ मत लिखिए, अब लिखने वाला काम बंद। अब प्रिंटेड, केवल प्रिंटेड प्रिंटेड रहेगा, फिर कुछ लिखा भी जाएगा। लेकिन एक्चुअली चूक जहां होती वर्तनी वगैरह की ना, वो लिखने से ही सही होगी। 3-4 सवाल वर्तनी के पूछ रहा है, वर्तनी शुद्धि के, एकदम छोटी छोटी चीजें पूछ ले रहा है। जब तक लिखेंगे नहीं, वो केवल देखने से थोड़ी सी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम से कम लिखा जाए। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने, जम्हाई लेना क्रिया है, किसी कार्य के करने या होने का संकेत प्राप्त हो। गुस्साइए नहीं, एकदम सीरियस मत होइए, सब लोग एकदम आनंदित रहिए। हिंदी तो अपनी मातृभाषा है, हाँ? पढ़ता है, सोता है, दौड़ता है, खाता है, सब सब क्रिया है। ये सब क्रिया है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का संकेत प्राप्त हो, क्रिया है। धातु में ना लगाते हैं, पढ़ है धातु, ना लगाए पढ़ना, सो में लगाए ना सोना, चल में लगाए ना चलना। संस्कृत में आप सब धातु पढ़िएगा, पढ़ना सोना। ये नहीं पूछता हमसे, क्रिया में ये सब नहीं पूछता है। क्रिया में कहता है कि आप हमको बताइए कि कौन सी अकर्मक क्रिया है, कौन सी सकर्मक क्रिया है। क्रिया ऐसे नहीं पूछता, कहता है कि बताइए अकर्मक और सकर्मक। बहुत आसान है, अकर्मक सकर्मक में कुछ है ही नहीं है। पहले तो यह समझा जाए कि वाक्य में कभी कभी दो क्रियाएं एक साथ लगती है। एक क्रिया नहीं, दो लगी है, पहले पढ़ने वाली फिर सोने वाली। तो हमसे पूछा कि जरा बताइए कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। पढ़ते पढ़ते, पढ़ते पढ़ते। एक और बताइए।
इसमें पूर्वकालिक क्रिया लौटना, एक मिनट बस कंसंट्रेट करिए। जब दो क्रिया हो रही हो, और हो कब रही हो, जैसे पहली क्रिया समाप्त हो और दूसरी क्रिया तुरंत शुरू हो जाए, तब तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, अन्यथा की दशा में नहीं कहलाएगी। पढ़ते पढ़ते सो गया, पढ़ रहा था सोना शुरू कर दिया, चलते चलते गिर गया, चल रहा था गिर गया, एकदम दोनों एक दूसरे से लिंक होनी चाहिए। उसने खाना खाने के बाद मिठाई खाई तो ना 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 ना, ना। खाना खाने के बाद मिठाई तो बहुत देर में खा रहा है, पहली खत्म दूसरी शुरू, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, अन्यथा की दशा में नहीं कहलाएगी। चलते चलते गिर पड़ा, चल ही रहा था, चलना बंद तो गिरना शुरू, पढ़ते पढ़ते सो गया, पढ़ ही रहा था सोना शुरू, हंसते हंसते रो पड़ा, हंसना बंद रोना शुरू। हाँ आएगा, लेकिन ऐसी दशा में आप कदापि तय मत करिएगा कि पहली क्रिया पूर्वकालिक ही है, एकदम दोनों क्रिया लिंक रहे। नहीं पद नहीं, आप देखिए और काल देखिए, पद की बात ही नहीं है, गैप नहीं। वह सोकर उठा तो नाश्ता किया ना, सो के उठने के बाद नाश्ता में बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया। हाँ, उठते ही नाश्ता किया, उठा कि बस तुरंत ब्रेड खाया तब तो चलेगा, लेकिन उठने के बाद नाश्ता किया तो बहुत देर हो गई। पहली क्रिया अकर्मक सकर्मक में होता है, एक बस यहां देखिए, वह पढ़ता है, वह क्या चीज है, कर्ता। पढ़ता है क्या है, क्रिया। वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया, ये कम से कम तीन चीजें तो हैं ही। तो वह विज्ञान पढ़ता है, यानी कि क्रिया का प्रभाव जब सीधे कर्ता पर पड़े तो वह कहलाती है आकर्मक क्रिया। और जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर ना पड़ करके कहीं और पड़ रहा है तो वह सकर्मक है। यह सकर्मक है और यह भी सकर्मक है, यह भी सकर्मक है, यही पहचानना है। छुपा हुआ है, वह पढ़ता है तो कुछ पढ़ता जरूर है, कुछ न कुछ पढ़ जरूर रहा है। आप लिखे भले ना विज्ञान या क्या, कुछ पढ़ जरूर रहा है, लेकिन वह दौड़ता है, दौड़ता है तो दौड़ता है, दौड़ने का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, वह दौड़ता है, बीच में कोई है नहीं, दौड़ रहा और करता है। क्रिया दौड़ना और कर्ता दौड़ने वाला, दोनों के बीच में कोई है नहीं, वहां अकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक है, दौड़ने का प्रभाव सीधे कर्ता पर आया है। वह खाता है, कुछ ना कुछ खाता है, रोटी दाल सेब भजिया कुछ खा रहा है वो, यानी कि क्रिया और कर्ता के बीच में रोटी है। ठीक है, दौड़ रहा है तो बताइए, दौड़े, वह दौड़ता है, ठीक है, लेकिन क्रिया का प्रभाव कहां पड़ रहा है, कहीं भी दौड़े वो,
लेकिन क्रिया का प्रभाव सीधे उसी के ऊपर पड़ रहा है ना। दौड़ता है, वह सोता है, अकर्मक। वह हंसता है, वह रोता है, सीधे उसी कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हो गया सकर्मक, अकर्मक। और वहां है द्विकर्मक, और एक हो गया पूर्वकालिक क्रिया। एक वचन बहुवचन वो आगे हम लोग करेंगे, काल करेंगे। जैसे कल हम लोग एक वाक्य लिख रहे थे, अच्छा, दो में अच्छा का प्रयोग किए थे, तो ये तय कर रहे थे काल का मतलब है समय। तो समय तो ठीक है, आप भूत वर्तमान भविष्य बता लेंगे, लेकिन अवस्था, वह जाता है, तो जाता है तो मतलब रोज जाता है, रुक जाता है, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, यह सब चीजें आप उसमें अपना कंटिन्यूअस, इनडिफिनिट ऐसे करके देखते हैं, विभाजन करते हैं। तो क्रिया किसको पालन करेगी? तो क्रिया पालन करती है वाच्य का, जिसको आप लोग इंग्लिश में वाइस कहते हैं। उसी के आधार पर क्रिया अपना रूप बदलती है। कल आपने राम के लिए भी अच्छा का प्रयोग किया था और सीता के लिए भी अच्छा का प्रयोग किया था। तो ये आगे हम लोग वाच्य देखेंगे। और जो अविकारी, ये तो विकारी वाले हो गए, अविकारी है अव्यय, यद्यपि, लेकिन, किंतु, परंतु, क्योंकि, यहां, ये हमेशा अपने रूप में ही रहते, चाहे भूतकाल में, चाहे भविष्य काल में, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे एक वचन, चाहे बहुवचन। वे जाते हैं क्योंकि, पढ़ते हैं, वो जाते थे क्योंकि, इसलिए, यद्यपि, किंतु, परंतु, ये अव्यय है, एकदम फिक्स रहते हैं अपनी जगह, कहीं नहीं बदलते। और इस पूरी व्यवस्था को, जो गद्य की धारणा है, इसकी व्यवस्था को हम व्याकरण कहते हैं। और इसी में लय ला देंगे तो छंद बन जाएगा। जिस तरह से गद्य की विधा का कंट्रोलर, जैसे हम लोगों की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए एक कंट्रोलर है, एक आयोग बना हुआ है, वो आयोग नियामक संस्था। तो ऐसे गद्य की विधा का नियामक संस्था व्याकरण है, और पद्य की विधा का नियामक संस्था छंद शास्त्र है। छंद को कैसे व्यवस्थित किया जाए, कैसे जाने, क्या करें, कुछ तो लिखा रहे भाई। तो छंद में मुख्यतः दो प्रकार के छंद हैं, एक मात्रा के आधार पर, एक वर्ण के आधार पर। हमसे मात्रा के आधार पर पूछता है, मात्रा के आधार पर छंदों को मात्रिक छंद, और वर्ण के आधार पर वाणिक छंद। अब उसमें जिनके चार चरण हैं उनको चौपाई, जिनके चारों सम चरण हैं उन्हें सम मात्रिक छंद कह देते हैं, जिनके ऐसे ऐसे हैं 1 3 और 2 5, 1 3 और 2 4, उनको हम विषम मात्रिक कह देते हैं। चौपाई, दोहा, सोठा, रोला, हर गीतिका, इसको हम लोगों को बस एक एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। हमसे ये नहीं कहते कि आप बताइए पहचान करके, मात्रा गिन करके, यद्यपि हम लोग सीख लेंगे उसको भी, मात्रा गिनना भी सीख लेंगे। कोई अगर देखता है तो देख करके, गिन करके पहचान ले। छंद हो गया। एक रस है, रस को लेकर के हम लोग बड़ी चिंतित रहते हैं। रस माने होता है आनंद लेना। जैसे जीवा को आनंद मिलता है कुछ स्वाद का, वैसे ये सब इसी के इंस्ट्रूमेंट हैं। ये आंख को आनंद मिलता है, बढ़िया नदी और बढ़िया पर्वत पहाड़ दिखे तो आनंद आता है। कान को अच्छी ये, ऐसे ही जब काव्य में आनंद मिलता है तो उसी को कहते हैं रस। इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, सबसे प्राचीन पुस्तक है, जिसको बार बार उन्होंने पूछा है, जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। लिखना नहीं है, नाट्य शास्त्र। भरत मुनि की किताब है, फर्स्ट एडी की है, भरत मुनि साहब की। भरत मुनि साहब, हम लिख दे रहे हैं, आप मत लिखिए, आप मत लिखिए। भरत मुनि की किताब है, इसका नाम है नाट्य शास्त्र। मत लिखिए, अरे ठीक है, अभी लिखा जाएगा आगे। नाट्य शास्त्र प्रथम ईस्वी की पुस्तक है। इन्होंने रसों की संख्या 8 बताई है, और वैसे अगर इनका नाम नहीं लेगा भरत मुनि का रसों की संख्या तो 9 रस। 9 रस हमेशा हम लोग बात भी करते हैं, 9 रस, 9 रस। लेकिन आधुनिक विधा में बात करेंगे भक्ति और वात्सल्य जोड़ करके 11 हो जाता है। रस के कुछ भाव हैं, उनको रट लिया जाएगा, एक आध दो चर्चा कर ली जाएगी, हो गया, रस भी हो गया। एक बचता है अलंकार,
अलंकार का मतलब होता है आभूषण। जैसे हम लोग सजने संवरने के लिए कुछ पहनते हैं, हाँ, अच्छे लगे, वैसे काव्य को शोभायमान करने के लिए जिन टूल्स का, जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वो अलंकार कहलाते हैं, आभूषण कहलाते हैं। काव्य को कैसे अलंकृत किया जाएगा? अच्छे अच्छे शब्द डाल करके, अच्छे जिनके अर्थ हो, या उनका जो लय हो, कहने का तरीका। हम आपसे कहे ले मिठाई खा, बहुत बुरा लगेगा आपको। क्या है तरीका बात करने का? मतलब एटिकेट के अगेंस्ट है भाई, आप ऐसे बात कर रहे हैं। आप भी लीजिए लय, लिरिक, लय। गद्य और पद्य में बस इतना ही अंतर है, गद्य व्याकरणिक नियमों की अवहेलना नहीं करता है, पद्य अपने लय को बनाने के लिए, लिरिक को बनाने के लिए, हम लोग पिक्चर देखते हैं लिखा रहता है ना लिरिक बाई फला, तो लय को बनाने के लिए व्याकरणिक नियमों की अवहेलना भी कर देता है। शब्द के दो रूप होते हैं, एक शब्द का अर्थ और एक शब्द का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, कैसे कहा जा रहा है। लहजा, लहजा क्या है? वो है ना गाना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो लहजा बहुत कुछ कहता है। शब्द आप कह कैसे रहे हैं? क्या आप शब्द में एकदम कड़क हैं? कहो भले हाँ, कैसे हैं आप? दोनों में बहुत अंतर है। लय, तो शब्द की ध्वनि के आधार पर जब आभूषणीकृत किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, काव्य को सजाया जाता है, तो उसे कहते हैं शब्दालंकार। और जब उसके अर्थ के आधार पर अलंकृत किया जाता है तो उसको कहते हैं अर्थालंकार। एक लाइन में है, बस चल रहे हैं हम लोग, इसको छोड़ रहे हैं। शब्दालंकार इसलिए कर दे रहे हैं कि थोड़ा 2-3 दिन मान ली छुट्टी उट्टी रहेगी, कुछ दिखेगा तो मजा आएगा वहां पर। अर्था, इसमें 3 है। अनुप्रास है, अनुप्रास भूल जाइए। अनुप्रास का एक पर्यायवाची होता है आवृत्ति, आवृत्ति, रिपीटिशन। एक इसमें है यमक और एक है श्लेष। जब आवृत्ति हो, अक्षर की, वर्ण की आवृत्ति हो, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। हाँ, मुदित, यही सवाल पूछा था, मुदित महीपति मंदिर आए, मां मां मां, मुदित मां, महीपत मां, मंदिर मां, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सा सा सा, चारु चंद की चंचल, चा चा चा। अभी हम आपसे कहें कि राजेश की चाची आ करके और खूब सोना वोना खरीदा, आपको बिल्कुल ना मजा नहीं आएगा। लेकिन हम कहें चन्नू की चाची और चन्नू की चाचा चौक में आ करके और चाट चटा चट चटा चट, आपको वैसे ही आनंद आ जाएगा। ना आप चन्नू को जान रहे हैं, उनकी चाची को जान रहे हैं, कुछ नहीं, ना चाट से कोई मतलब, लेकिन आनंद आ जाएगा क्योंकि चा 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 4 बार आ गया, मजा आ गया। तो काव्य को शोभायमान करने के लिए वर्णों की रिपीटिशन में आनंद आता है। मां भी कहती ना, बेटा बेटा, भैया 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 भैया, रो रहे हैं, भैया भैया 7-8 बार कह लेती है, रिपीटिशन। तो उस छोटा सा बच्चा है ना, वो महसूस कर लेता है मेरी मां है ये। यहां तो 1 बार कोई बोलने के लिए तैयार नहीं भैया। यही है, इसीलिए लय में मां हमेशा, देखिए कभी बच्चे को दुलारती है, मेरा लल्ला, मेरा बेटा, मेरा राज, लय में, ये नहीं मेरा राजा, मेरा बेटा, नो नो नो, लय। तो ये जो ये होती है, तो ये सब हमारी इंद्रियां एकदम सक्रिय हो जाती है। ब्रेन तो सक्रिय होता है, इंद्रियां सक्रिय हो जाती है और तुरंत महसूस करता है। जन्म के समय बच्चा अपनी मां को उसकी स्मेल से पहचान जाता है, स्मेल से जान जाता है कि मेरी मां है ये, कुछ नहीं उसको पता है। स्पर्श के बाद, स्पर्श तो है ये है अंदर, वो तो स्पर्श है ये है, वो तो शरीर ही वही है। हाँ?
अन्य शक्तियों के अलावा अन्य जो शक्तियां हैं उसकी तुलना में आप बात कर रहे हैं। अच्छा यहां देखिए, ये यहां वर्णों की आवृत्ति, यहां शब्द की आवृत्ति होगी पूरी, शब्द पूरा बदले। चरण धरत चिंता करत, चितवहु चारौ ओर, सुवरण सुअवसर। रुक जाइए सर, हाँ नहीं रुक जाइए सर, वही चल रहा है। सुवरण को खोजत फिरे कवि। हाँ सर एक ही मिनट सर, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। चक्कू को हाथ में नहीं रहता मास्टर को लगा दे खट से, कैसे बोल दिए खट। कई दफे सर हम यह कोशिश करते हैं कि चीजों को दूसरी तरफ से ले जाएंगे तो आप एकदम सटीक चले जाएंगे, इसलिए हमारे ये होता है कि यहां से चलिए, इधर से चलिए। यहां वर्ण की आवृत्ति, यहां शब्द की आवृत्ति, यहां अर्थ की आवृत्ति होती है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी 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 आ रहा है तो ये शब्द की आवृत्ति कर रहा है, और यहां शब्द एक ही बार आया है, लेकिन कवि के लिए अच्छा अवसर कोई सुनने वाला मिल जाए, चोर के लिए कोई घर में ना रहे, बस छोड़ दे रहे, और इस तरह से ये सुअवसर हो गया। तो यहां पर वर्ण की आवृत्ति, यहां पर शब्द की आवृत्ति, और यहां पर अर्थ की आवृत्ति। बहुत आसान है। ऐसे ही इसमें तीन मुख्य हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह और सा सी से लगा रहेगा तो उपमा होगा, और दो शब्दों के बीच में सा सी से के बजाय लगा रहेगा चरण कमल बंद, चरण कमल के बीच में सीधे योजक चिन्ह रूपक, और इसके साथ तुम सा, हिमालय सा, योजक चिन्ह के साथ साथ देखते ही आप पकड़ लेंगे तुरंत, योजक चिन्ह सा उपमा, और यहां जन जानो मन मानो कुछ भी लगा रहेगा उत्प्रेक्षा। फूले काश सकल मह छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। जन लगा हुआ, जन जानो मन मानो लगा रहेगा, उसी से आप पकड़ लेंगे। चलिए